वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में मैं सुनील कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा क्योंकि आज की क्लास का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है और ज्योग्राफी के क्लाइमेटोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम में सीधे क्वेश्चन बनते हैं। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हॉट टॉपिक है, तो बिल्कुल स्किप नहीं करना है। तो आइए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। बच्चों देखिए, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया है कि आज का टॉपिक क्या है, पवनों के प्रकार। इससे पहले मैंने आपके सामने त्रिकोशीय परिसंचरण तंत्र रखा, उसके बाद पवनों के परिसंचरण तंत्र में प्रभावी कारक जैसे कॉरियालिस बल, लॉ ऑफ फेरल, इन सब की चर्चा मैंने लास्ट क्लास में की। उसके ठीक बाद काइंड्स ऑफ विंड्स का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आज आपके सामने लेके आया हूं और मैं आशा करता हूं कि ये टॉपिक आपके तैयारी में बहुत ही पॉजिटिव योगदान करेगा। तो सबसे पहली चीज़ आप समझिए कि आपके सामने ये टॉपिक मेंस राइटिंग में कई प्रकार से आ सकता है। इसको हम लोग काइंड्स ऑफ विंड के नाम से भी जानेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ विंड अगर आता है तो यही चीज़, ये जो कंटेंट आज की क्लास का होगा वही चीज़ दर्ज करेंगे। और हिंदी में हम पवनों के प्रकार, कितने प्रकार हैं। देखिए, पवन तो एक ही है, पवन का कोई आकार प्रकार कैसे हो सकता है, यानी वायु राशि का जो संचरित या प्रवाहित स्वरूप है वही पवन है, लेकिन पवन अपने स्वभाव से विभाजित की जाती है। ऐसी पवनें जो वर्षों भर निरंतर एक ही दिशा का पालन करें, ऐसी पवनें हो सकती हैं जो किसी क्षेत्रीय गुणधर्म से प्रभावित हो, ऐसी पवनें हो सकती हैं, ऐसी विंड्स हो सकती हैं जो किसी स्थानीय कारकों के अर्थात स्थानीय ताप दाब इत्यादि के प्रभाव से प्रभावित हो। तो इन कारकों के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन हो जाता है। तो आज हम लोग इसी क्लासिफिकेशन में पहला क्लासिफिकेशन जो पढ़ेंगे, सबसे पहली चीज़ आप जानिए कि इसके 3 क्लासिफिकेशन मुख्य रूप से हैं। तो पहले तीनों के क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण को समझते हैं, इसके प्रकार को समझते हैं। तो पहली प्रकार की जो पवन है उसको हम लोग सनमार्गी या सनातनी, सनमार्गी, सनातनी इत्यादि नाम से जानेंगे। इंग्लिश में इसको हम लोग प्रेवैलिंग विंड्स के नाम से जानेंगे, प्रेवैलिंग विंड्स के नाम से जानेंगे। तो इसका एक एक का मैं इंट्रो कर दूं, पहले तीनों बातें मैं आपके सामने रख दूं, फिर इसकी डिटेल चर्चा आज की ही हम क्लास में करेंगे, ये भी ध्यान रखना है। इनको हम लोग प्रचलित पवनें भी कहते हैं, क्योंकि क्यों कहते हैं भी हम देखेंगे। इनके इसको बहुत भिन्न भिन्न नामों से जानेंगे। तो एक एक पवन की जो की पॉइंट्स है उसको पहले समझिए आप। इसका जो की पॉइंट है, तो इसका सबसे पहला की पॉइंट क्या हो सकता है, इसका की पॉइंट क्या हो सकता है कि इसका प्रमुख गुण क्या है और इसके प्रकार क्या हैं, हम ये दोनों चीज़ देते हैं। अगर हम कहें कि इसका प्रमुख गुण क्या है, प्रमुख गुण, तो प्रमुख गुण बच्चों ये है कि ये वर्ष भर निश्चित दिशा में चलती हैं। तो पहला गुण इसका ये हो गया। अब हम देखें कि इसके प्रकार क्या हैं, कौन कौन सी पवनें हैं जो कि सनमार्गी, सनातनी या प्रेवैलिंग पवन के नाम से जाने जाएंगी, यानी स्थायी पवनें भी इन्हें कहते हैं। ये स्थायी पवनें होती हैं। तो क्यों है, इनका प्रमुख गुण मैंने आपको स्पष्ट किया कि वर्ष भर एक निश्चित दिशा में चलेंगी। तो कौन कौन सी हैं, देखिए, व्यापारिक पवनें जिन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रेड विंड्स के नाम से भी जानते हैं, ट्रेड विंड्स। उसके बाद दूसरी कौन सी पवन है, पछुआ पवनें। पछुआ का अर्थ है पश्चिम, पश्चिम का मतलब तो वेस्ट। तो ऐसी पवनों को हम वेस्टर्लीज भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। वेस्टर्लीज के भी नाम से जानेंगे। उसके बाद तीसरी जो पवन है
वो क्या है? ध्रुवीय पवने। ध्रुवीय पवने, ये ध्रुवीय पवने, पहले इनको भी समझ ले, यानी पोलर विंड्स। सन्मार्गी या सनातनी पवने, इनका प्रमुख गुण क्या है कि वर्ष भर एक निश्चित दिशा में निश्चित अक्षांशीय पेटी पर ये प्रवाहित होती हैं। कौन कौन सी पवनें हैं जो सन्मार्गी, सनातनी या अस्थायी पवनें कहलाती हैं? तो व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें, ध्रुवीय पवनें। इनकी मैं पूरी चर्चा आज ही क्लास में करूंगा, संभवतः कि एक पार्ट में तो नहीं होगा, लेकिन ट्रेड विंड्स तक की पूरी चर्चा मैं आज की क्लास में करूंगा। उसके बाद अब ये रब करना पड़ेगा, क्योंकि इधर का जो चित्र है उसको मैं कंटिन्यूअसली बना रहने दूंगा, आप अपनी कॉपी में नोट करते जाएं या स्क्रीनशॉट लेते जाएं। उसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट पवन है वो कौन कौन सी है, इनको समझते हैं थोड़ा सा। दूसरी पवन है, दूसरी जो पवन है इसको हम लोग मौसमी या सामयिक या क्षेत्रीय पवनें भी इनको कहते हैं। ये ध्यान रखना है, इनके मैं अलग अलग नाम क्यों दे रहा हूं, क्योंकि जब क्वेश्चन आपके सामने आए तो इसके नाम से आप कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए नाम रखना ज़रूरी है। तो अब बच्चों देखो, इसका प्रमुख गुण क्या हो सकता है? प्रमुख गुण अगर हम देखें, प्रमुख गुण इसका ये होगा कि ये क्या होंगी? मौसम के परिवर्तन के साथ, पहले समझ ले, मौसम के परिवर्तन के साथ इनमें बदलाव होगा, नंबर एक बात। दूसरी बात, ये एक निश्चित क्षेत्र विशेष में, एक पूरे कटिबंध में जरूरी नहीं कि हो, लेकिन एक निश्चित रीजन पर ये प्रवाहित होंगी, और मौसमों के परिवर्तन के साथ इनकी डायरेक्शन में भी चेंज होता रहेगा। ये इसका प्रमुख गुण है। तो हम ये कह सकते हैं कि मौसम के परिवर्तन के साथ दिशा में परिवर्तन ये होता है। तो अब अगर इसका दूसरा की पॉइंट हम देखें कि इसके प्रकार कौन कौन से हैं, इन्हीं की पॉइंट के आधार पर अपनी नोट्स भी बनाइएगा। अगर आप सही ढंग से इस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं तो जैसे जैसे मैं आपको की पॉइंट्स दे रहा हूं उसी प्रकार से अपनी नोट्स डेवलप कीजिएगा। इन फ्यूचर आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम इसमें देख सकते हैं कि जैसे हमारी मानसूनी पवनें और क्या हो सकती हैं? सागर समीर, इन सब की चर्चा आगे मिलेगी आपको। और स्थल समीर, पहले इनको नोट डाउन कर लें। समीर, एक जनरल स्केलेटन आपके दिमाग में क्रिएट हो जाए तीनों प्रकार की पवनों का। तो इसका प्रकार क्या है? मानसूनी प्रकार की पवनें, सागर समीर, स्थल समीर आदि, ये किसके तहत आएंगी? ये आएंगी मौसमी या सामयिक या क्षेत्रीय, जिसको कि हम लोग सीजनल या रीजनल विंड्स भी कहते हैं। सीजनल या रीजनल विंड्स भी कहते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग तीसरी पवन देखते हैं कि तीसरी पवन क्या है, पवन के वर्गीकरण का तीसरा प्रकार क्या है, ये अब हम लोग देखते हैं। जो थर्ड पॉइंट है उसको हम लोग बोलते हैं स्थानीय पवनें। क्या बोलेंगे बच्चों? स्थानीय पवनें, जिनको कि हम लोग लोकल विंड्स के नाम से भी जानते हैं। अब इनका जो प्रमुख गुण क्या होगा? इनका प्रमुख गुण क्या होगा? ये किसी एक स्थान विशेष के मौसमी कारकों से प्रभावित होंगी, स्थल रूप से प्रभावित होंगी, और उनको हम लोग उस क्षेत्र विशेष पर एक नाम दे देंगे और उनको हम स्थानीय पवनें कहेंगे। तो यानी ये कहा जाए तो स्थानीय कारकों जैसे ताप, दाब आदि से प्रभावित
ये इसका की पॉइंट होगा स्थानीय पवनों का। अब हम इसके प्रकार की बात करें तो बहुत सारे प्रकार हैं, ज़बरदस्त टॉपिक है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मोस्ट रेलेवेंट टॉपिक है। तो इसके प्रकार तो बहुत हैं, जैसे भारतवर्ष में चलने वाली लू है, इसी तरह से उत्तरी अमेरिका में चलने वाली पवनें, यूरोप में चलने वाली पवनें, अफ्रीका महाद्वीप में चलने वाली पवनें, स्थानीय पवनों का एक पूरा सेपरेट टॉपिक ही आपके सामने होगा। तो इस तरह से इसका भी स्क्रीनशॉट आप लीजिए। तो मैंने तीनों पवनों का एक जनरल इंट्रोडक्शन आपके सामने प्रस्तुत किया कि इन तीनों पवनों की स्थिति क्या है। अब इनमें से एक एक चीज़ों को हम लोग उठाएंगे और डिटेल में इसकी स्टडी करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहली चीज़ मैंने आपको क्या बताया था? सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बताया, पहली पवन स्थानीय नहीं, मैंने आपको क्या बताया? पहली पवन आपको क्या बताया मैंने? पहली पवन बताई स्थायी, प्रचलित या सनातनी या सन्मार्गी पवनें, ये मैंने नाम आपको दिया, जिसको कि प्रेवेलिंग विंड्स कहते हैं। उनमें हमने सबसे पहली चीज़ आपको क्या बताई? व्यापारिक पवनें। व्यापारिक पवनें, इट्स मीन ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स। अब आप बच्चों देखो, ट्रेड विंड्स के एक एक फीचर को की पॉइंट के रूप में हम लोग लिखते जाएंगे और इस पृथ्वी के ग्लोब पर इसको समझते चले जाएंगे। एक एक पॉइंट को हम लोग समझेंगे। सबसे पहली चीज आप ये समझिए कि इसका प्रवाह क्षेत्र कहां पर है। प्रवाह क्षेत्र, प्रवाह क्षेत्र, ये मैंने की पॉइंट क्यों दिया? क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही सवाल पूछ सकता है आपसे। प्रवाह क्षेत्र एक विषय होगा और एक प्रवाह दिशा होगी, एक प्रवाह दिशा होगी और एक प्रवाह क्षेत्र होगा। तो देखिए, प्रवाह क्षेत्र इसका क्या है, ये मैं आपके सामने स्पष्ट कर सकता हूं कि 30 से 35 डिग्री से भूमध्य रेखा तक, लेकिन नहीं, ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सही शब्दावली नहीं है। तो सही शब्दावली बच्चों क्या है? वो ये है कि इसको बोला जाता है उपोष्ण। ध्यान से देखिए, मैं भी सब समझा दूंगा। उपोष्ण उच्च वायु दाब पेटी से भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब पेटी तक। अब बच्चों बहुत ध्यान समझिएगा, थोड़ा सा टिपिकल लग सकता है लेकिन नहीं, ये मेरा नैतिक धर्म है कि मैं आपके सामने कंटेंट को उसी ढंग से रिप्रेजेंट करूं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन के आंसर करते समय भी उपयोगी हो और आप अच्छे से समझ भी सकें। तो देखिए, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से, पहले से को समझिए। तो जब आपने प्रेशर बेल्ट वाले चैप्टर को पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो वीडियो में जाइएगा, प्लेलिस्ट में है, उसको देख लीजिए। तो उसमें आपको क्या बताया गया है कि 30 से 35 डिग्री की ये जो पेटी है, ये क्या है? हाई प्रेशर की बेल्ट है, हाई प्रेशर की बेल्ट है और इसी को उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी कहते हैं। तो यहाँ से कहाँ तक? देखिए, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी तक। भूमध्य रेखीय, तो ये भूमध्य रेखीय या विषुवत रेखीय क्षेत्र हो गया, यानी 0 डिग्री अक्षांश वाला एरिया। तो इसके बीच में, ठीक है, तक दोनों गोलार्धों, ये शब्द भी डाल सकते हैं, दोनों गोलार्धों में, दोनों गोलार्धों में। तो मतलब इस एरिया में चलेंगी, ये जो एरिया है ट्रेड विंड्स का, ये एरिया उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगा और ये एरिया आपका दक्षिणी गोलार्ध में हो जाएगा। तो देखिए, की टॉपिक क्या है? प्रवाह क्षेत्र। इसके अंतर्गत इतनी बात समझे आप कि इसका प्रवाह क्षेत्र क्या है कि 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा से 30 से 35 डिग्री उच्च वायुदाब की पेटी उत्तरी गोलार्ध में, इसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में, यानी ये पूरा एरिया ट्रेड विंड का एरिया है। ठीक है, अब देखिए दूसरा की पॉइंट क्या बन सकता है। यहां पर देखिए, बोर्ड की तरफ देखिए बच्चों, दूसरा होगा, हम इसको कहेंगे कि प्रवाह दिशा।
बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रवाह दिशा किसकी, यानी व्यापारिक पवनों की प्रवाह दिशा क्या है। तो बहुत ध्यान से देखिए, पहले लिटरेचर को देखिए, फिर मैं एक एक चीज़ वहाँ पर समझाऊंगा। बच्चों देखो, ये टेक्निक मैं क्यों यूज़ करता हूँ, मेरी बात समझिए। किसी भी टॉपिक को यूं ही हमने समझा दिया, आपने लिख लिया, सुन लिया, इससे काम नहीं चलने वाला है। उसकी अंडरस्टैंडिंग उस लिटरेचर के अकॉर्डिंग होना चाहिए जो आपके एग्जाम में काम आ जाए, प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग भी काम आ जाए और मेंस के भी अकॉर्डिंग काम आ जाए। तो देखिए, प्रवाह दिशा की जब हम बात करते हैं तो इसकी प्रवाह दिशा क्या है, उत्तर पूर्व। पहली चीज तो देखिए, ऐसे इसको बांटिए, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में इसकी स्थिति क्या बनेगी, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, दक्षिण पश्चिम की ओर। उत्तरी गोलार्ध में कंसंट्रेट कीजिए, एक एक जगह पर, गड़बड़ नहीं कीजिएगा। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, यहां पर इन दो जगहों पर फोकस करें, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। अब देखिए जरा, इधर आ जाइए, उत्तर पूर्व क्या हो सकता है, ये तो उत्तर हो गया और ये पूर्व हो गया। तो इसका मतलब मैं अगर ऐसे इसको कर्व कर दूं तो ये उत्तर पूर्व से, उत्तर पूर्व से किस ओर चल रही हैं, किस ओर चल रही है, दक्षिण, नीचे दक्षिण होता है, दक्षिण पश्चिम की ओर। यही चीज बताया गया है कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, ये इसका प्रवाह हो गया उत्तरी गोलार्ध में। अब ध्यान से सुनिए, क्या ये बिल्कुल ऐसे ही आएंगी, नहीं। आपको कल की क्लास में मैंने बताया है कि कोरियालिस बल के प्रभाव से उत्तरी गोलार्ध में प्रवाहित पवनें क्लॉकवाइज अर्थात दक्षिणावर्त अर्थात अपने दाहिने घूम जाती हैं। तो जब दाहिने घूम जाएंगी तो इसको हमें कर्व करना पड़ेगा। दैट इज द करेक्ट लोकेशन, करेक्ट डायरेक्शन ऑफ ट्रेड विंड्स। ओके, अब अगर इसी टॉपिक को इस ढंग से देखें, उत्तरी गोलार्ध हो गया तो दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध में, अब दक्षिणी गोलार्ध में इसकी दिशा बच्चों क्या होगी, तो अब आप देखिए दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगी कि यहां देखिए उत्तर पूर्व शब्द डाला था, यहां पर आप देखिए दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व से, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम की ओर, इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, दक्षिण पूर्व से, यहां पर कंसंट्रेट कीजिए, उत्तर पश्चिम की ओर। तो दक्षिण पूर्व क्या होगा, ये दक्षिण है और पूर्व दक्षिण पूर्व, ये दक्षिण पूर्व। तो दक्षिण पूर्व से, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की डायरेक्शन में ये पवनें प्रवाहित होंगी और कोरियालिस बल से हल्की सी कर्व कर जाएंगी। क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध है इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में पवनें वामवर्त एंटी क्लॉकवाइज या बाएं हाथ की ओर मुड़ जाती हैं। तो इस तरह से इसका दूसरा की पॉइंट आपने देखा, प्रवाह दिशा। इस प्रवाह दिशा में किसी बच्चे को कुछ भी समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बता देगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आप ध्यान से देखिए, एक चीज़ और समझें, तीसरा की पॉइंट यहाँ पर स्पेस में आपके सामने लिख देता हूँ। आप देखिए कि उत्तर पूर्व, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व पूर्व और यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पूर्व पूर्व, यानी पूर्व दिशा इस पर डोमिनेंट डायरेक्शन है, इसीलिए हम इसको पूर्वा पवने भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, पूर्वा पवने भी कह सकते हैं। और पूर्व का मतलब क्या होता है, ईस्ट, तो ईस्टर्लीज, ईस्टर्लीज वेस्टर्लीज वो हो गई, ईस्टर्लीज इनको हम कह सकते हैं, वे ईस्टर्लीज। ये बात आपको समझ में आ गई। अब आप तीसरे पॉइंट की ओर समझ लें, इसका नाम आखिर व्यापारिक पवनें क्यों रखा गया, व्यापारिक पवनों के नाम से हम इसे क्यों जानते हैं। तो अगर मैं आपके सामने यहाँ पर एक और की पॉइंट बनाऊं कि इसका नामकरण, नामकरण क्यों किया गया भाई, व्यापारिक पवनें, ट्रेड विंड्स कुछ भी नहीं है। क्या ये पवनें व्यापार करती हैं, नहीं है। क्या, ध्यान से समझिए कि यूरोपीय व्यापारी
अरेबियन व्यापारी, ये लोग क्या करते थे, इसकी डायरेक्शन को पकड़ लिए थे और इसकी डायरेक्शन के हिसाब से अपनी शिप्स को मूव करते थे और वो उनके व्यापार में सुगमता लाता था। ठीक है, जैसे इसके प्रवाह की जो दिशा है उसको उन्होंने पकड़ लिया, उस पर अपने जहाज में पाल लगा दिया, तो नेचुरली बिना एफर्ट के उनका शिप उस डायरेक्शन में चला जाएगा। चूंकि यूरोप के और अरब के व्यापारी दूर दूर प्राचीन काल में भी पूरे विश्व में व्यापार करते थे, इसलिए ये पवनें व्यापारिक जहाज़ों में सपोर्ट करती थीं, व्यापारिक जहाज़ों के परिचालन में सपोर्टिव थीं, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, व्यापारिक पवनें इसका नाम हो गया। अच्छा, इतनी बातें समझ गई। अब आप इस सबसे ज़रूरी चीज़ समझिए, सबसे प्रश्न बनेगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैंने वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताया है कि डोंट गिव अप दिस वीडियो, इस वीडियो को छोड़ना नहीं, एक एक पॉइंट पर एक एक क्वेश्चन समाहित है। अब आगे देखिए, अभी हम व्यापारिक पवनों के बारे में ही पढ़ रहे हैं। अब इसका ये जो व्यापारिक पवनें चलेंगी तो बच्चों कुछ ना कुछ इसका प्रभाव होगा। इसका प्रभाव क्या होगा, ये भी तो एक की पॉइंट बनेगा। इसके प्रभाव, ये क्या प्रभाव छोड़ती है, ये भी जरा समझते हैं, इसका प्रभाव क्या होगा। अब इसके एक एक प्रभाव को हम लोग बहुत ही अच्छे से समझेंगे। बच्चों देखिए, व्यापारिक पवनों का सबसे पहले प्रभाव आप देखिए, किसी भी एक भूखंड पर, मान लीजिए कोई एक महाद्वीप है, इस महाद्वीप की अब स्थिति को देखिए, चाहे वो दक्षिणी अमेरिका ले लीजिए, चाहे आप इस एग्जाम्पल को समझने के लिए अफ्रीका महाद्वीप को भी ले सकते हैं, लेकिन जनरली मैं आपको समझा रहा हूं। ये व्यापारिक पवनें चल रही हैं। अगर इसके इस तरफ समुद्री क्षेत्र है, क्या है, समुद्री क्षेत्र है, तो ये क्या करेंगी, समुद्री क्षेत्र से आर्द्रता ग्रहण करेंगी और महाद्वीप के पूर्वी क्षेत्रों पर जैसे ये इंटर करेंगी, आर्द्रता इनके पास होगी, संघनन की प्रक्रिया होगी, बादल बनेंगे और वर्षा करती हुई चली जाएंगी। अगर मैं इसी चीज़ को यहाँ पर बड़े ढंग से स्पष्ट करना चाहूँ तो मान लीजिए कोई एक महाद्वीपीय खंड है, व्यापारिक पवनें सागरीय क्षेत्र से आर्द्रता ग्रहण करते हुए जा रही हैं, तो ये क्या करेंगी कि इसके पूर्वी क्षेत्र पर, चूंकि इनके पास आर्द्रता प्रचुर मात्रा में होगी, इसलिए ये प्रचुर वर्षा करेंगी। वर्षा करने के बाद जैसे ये पवनें इसके मध्यवर्ती क्षेत्र पर पहुंचेंगी, तो इस स्थिति पर क्या होगा, मध्यवर्ती क्षेत्र पर इसकी आर्द्रता कम हो जाएगी, तो वर्षा की मात्रा कम हो जाएगी, वर्षा प्रभाविता कम हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद जब ये पवनें मध्यवर्ती क्षेत्र को छोड़ करके इस महाद्वीप को पार करेंगी, तो पश्चिमी क्षेत्र तक पहुंचते पहुंचते ये अपनी संपूर्ण आर्द्रता खो देंगी। तो इसका मतलब महाद्वीप के पश्चिमी भाग पर क्या होगा, वर्षा होगी, नहीं होगी, वर्षा होने की संभावना कम होगी या बिल्कुल मिनिमम वर्षा होगी, मिनिमम रेनफॉल होगी, 10 सेंटीमीटर तक की वर्षा हो सकती है। तो इन सारे घटना और प्रक्रम से स्थिति क्या बनती है, बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों। जैसे ही ये व्यापारिक पवनें समुद्री क्षेत्र से आर्द्रता ग्रहण करके किसी भी महाद्वीपीय भूखंड के पूर्वी क्षेत्र पर वर्षा करती हैं, तो वहाँ पर ये क्या करेंगी, मानसूनी जलवायु का निर्माण करेंगी। क्या करेंगी, मानसूनी जलवायु का निर्माण करेंगी। इसको यहाँ से भी समझ सकते हैं कि इस क्षेत्र पर ये क्या करेंगी, मानसूनी जलवायु का निर्माण करेंगे। फिर उसके बाद क्या स्थिति आएगी, जब ये पवनें भूखंड के मध्यवर्ती भाग पर पहुँचेंगी तो इनकी आर्द्रता कम हो जाएगी, रेनफॉल कम हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में सवाना तुल्य जलवायु का निर्धारण करेंगी। क्या करेंगी, सवाना तुल्य जलवायु का निर्धारण करेंगी। उसके बाद की स्थिति क्या होगी, जब ये अपने महाद्वीपीय मध्यवर्ती भाग से
पश्चिमी की ओर जाएंगी तो इनमें न्यूनतम आर्द्रता होगी, और जब न्यूनतम आर्द्रता होगी तो वर्षा भी न्यूनतम हो जाएगी। तो इस क्षेत्र पर क्या होगा, मरुस्थलीकरण की स्थिति आ जाएगी। तो बात समझ गए। तो इस तरह से अगर मैं इनके की पॉइंट्स को यहाँ पर डेवलप कर दूं, जिसको कि आप अपने नोट्स में नोट कर ले, तो बहुत सुविधाजनक हो जाएगा। तो इसके प्रभावों में हम पहला प्रभाव क्या देखें कि महाद्वीपों के पूर्वी भागों पर महाद्वीपों के पूर्वी भागों पर ये क्या कर रही हैं, मानसूनी प्रकार की जलवायु का निर्धारण कर रही हैं। महाद्वीपों के मध्यवर्ती भाग पर, इसको और अगर मैं बड़ा कर दूं तो और अच्छे से आप समझ सकते हैं। These are the trade winds। मध्यवर्ती भाग पर क्या करेंगी, मध्यवर्ती भागों पर क्या करेंगी, सवाना तुल्य जलवायु का निर्धारण करेंगी। उसके बाद ये क्या करेंगी, महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पर ये क्या करेंगी, मरुस्थलीकरण का प्रभाव छोड़ेंगी, मरुस्थलीकरण करेंगी पश्चिमी भाग पर। तो इतनी बातें समझ में आ गई। इसके बाद इसके प्रभावों में कुछ और भी मैं महत्वपूर्ण चीजें आपके सामने रख देता हूं। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहली बात समझिए, भूमध्य रेखा के क्षेत्र पर पहुंचने के बाद इधर से उत्तरी गोलार्ध से प्रवाहित होने वाली व्यापारिक पवनें व दक्षिणी गोलार्ध से प्रवाहित होने वाली व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखीय क्षेत्र अर्थात विषुवत रेखीय क्षेत्र के पास आपस में टकराएंगी, कन्वर्ज करेंगी। जब कन्वर्ज करेंगी तो आपको पता है कि ये क्या है, लो प्रेशर बेल्ट है। क्यों? क्योंकि दोनों पवनें टकराने के बाद ऊर्ध्वगामी हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? ऊर्ध्वगमन करेंगी। और जब ऊर्ध्वगमन करेंगी तो ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र पर संघनन की क्रिया होगी और संघनन के बाद भारी वर्षा होगी। तो इसका मतलब इस पॉइंट को हम कैसे कंक्लूड कर सकते हैं कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र पर, आप नोट भी करते जाएं सारे बच्चों, ध्यान रखना है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र पर भारी वर्षा क्या करेंगी, ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र पर भारी वर्षा करेंगी। एक बात ये हो गई। और दूसरा गुण इसका और अगला समझ लें कि ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र पर क्या कर रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं। क्या कर रही हैं? कन्वर्ज हो रही हैं। तो इसलिए इस क्षेत्र को हम लोग ITCZ के नाम से जानते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। क्या बोलेंगे इसको? ITCZ, अंतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, अभिसरण क्षेत्र, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, इसको बोलेंगे ITCZ के नाम से भी ध्यान रख, इसका एक नामकरण किया जाता है इस क्षेत्र का। तो ध्यान रखना है बच्चों कि मैं प्रेशर बेल्ट के खिसकाव वाले टॉपिक पर ये चीज़ बताया हूँ, आप लेक्चर में जाके देख सकते हैं कि ये जो बेल्ट है ये क्या सदैव स्थिर रहेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की स्थिति में ITCZ का प्रवाह होता है। उत्तरायण की स्थिति में ITCZ उत्तर की ओर खिसक जाएगा, दक्षिणायन की स्थिति में दक्षिण की ओर खिसक जाएगा। और इस ITCZ के खिसकाव से जलवायु का सीधा संबंध है। जलवायविक परिवर्तन, बहुत सारे जलवायु परिवर्तन होंगे और ख़ास तौर पर मानसूनी पवनें या भारत के मानसून आगमन वाले टॉपिक में आपको बताऊंगा कि मानसून के आगमन में ITCZ का कितना इम्पोर्टेंट रोल है। अच्छा, एक बात और समझ लें,
इस पेटी में मैंने एक 5 डिग्री 0 डिग्री ये बीच वाली रेखा को इंडिकेट किया है 0 डिग्री से। उसके बाद मैंने इसके ऊपर ये थोड़ी सी एक ऊपर लाइन खींची जिसको मैंने 5 डिग्री बताया है, 5 डिग्री का अक्षांश, और नीचे भी एक 5 डिग्री का अक्षांश बताया है। तो कुल मिला के ये जो पेटी है 5 ऊपर से 0 से 5 तक की जो पेटी है, ऊपर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की, ये पेटी बहुत ही शांत स्वभाव की होती है। क्यों होती है, ध्यान से सुनिएगा। जब दोनों गोलार्धों से आने वाली पवनें आपस में टकरा करके ऊर्ध्वगामी होती हैं तो पवनों का जो संचार है, जो विंड ब्लोइंग है, वो ऊर्ध्वाधर होगा, ना कि क्षैतिज। तो क्षैतिज रूप से पवनें बहुत मंद मंद प्रवाहित होती हैं, बहुत धीरे धीरे प्रवाहित होती हैं। इसलिए इस पूरी पेटी को शांत पेटी के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है, शांत पेटी, शांत पेटी। और इसी शांत पेटी को क्या कहते हैं, डोल ड्रम, डोल ड्रम के नाम से भी जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ये सीधे सीधे पूछता है कि निम्न में से किस अक्षांशीय विस्तार पर डोल ड्रम पेटी पाई जाती है, या ये कह सकता है कि डोल ड्रम पेटी पाई जाती है। कई सारे अक्षांशीय विस्तार दे दिया। तो विषुवत रेखीय क्षेत्र में 0 से 5 डिग्री दोनों गोलार्धों की जो पेटी है उसे हम लोग क्या कहेंगे, डोल ड्रम। तो बच्चों, मैंने व्यापारिक पवनों के संबंध में इतने टॉपिक्स, इतने पॉइंट्स आपके सामने रखे। मेरा विश्वास है कि अगर आपको, जैसे मैंने लेक्चर को फ्लो किया है, उसी ढंग से डेटा को तैयार करेंगे तो व्यापारिक पवनें आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। इसी क्रम में मैं अगली क्लास में आपके सामने पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें, उसके साथ साथ जितनी भी रीजनल पवनें हैं, सीजनल पवनें हैं और स्थानीय पवनें, इसी क्रम में आगे आपके सामने ये क्लासेस देता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।